Let me start. So today we'll be starting from section. Important section is section 102. Simple. This is the power of a police officer to seize stolen property. Power of PO to seize stolen property. ठीक है. So if a police officer found any stolen property, or if he have a suspicion that there is any stolen property, it can be seized by police officer. Simple. 103, very important. Magistrate may direct search in his presence. तो मजिस्ट्रेट हैव पावर टू मेक सर्च इन हिज प्रेजेंस. अपनी प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट सर्च करा सकता है. प्रियांशु में आदिति सेक्शन 91 बताओगे क्या? व्हाट इज सेक्शन 91? जल्दी. यू हैव अ पावर टू अनम्यूट योरसेल्फ. 1 सेकंड का आंसर जल्दी. लिखना नहीं है, अनम्यूट करके बोलो जल्दी से. व्हाट इज सेक्शन 91? फास्ट. व्हाट इज सेक्शन 91? डॉक्यूमेंट्स. Summon to produce documents. वेरी गुड. 92 जल्दी कौन बताएगा? Requisition to letter and telegram. वेरी गुड. 93 Search and warrant. वेरी गुड. 94 जल्दी. अरे 94 जल्दी. फास्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं. जल्दी देख लो, पीछे देख लो. जितने लोगों को देखना देख लो. व्हाट इज 94? वेरी गुड. स्टोलन प्रॉपर्टी सर्च. वेरी गुड. यहां से लेके टिल 96, 97, 98 जहां सर्च हो रहा है ना, ये जितनी भी पावर्स हैं इनको मजिस्ट्रेट अपने सामने भी यूज कर सकता है. दैट इज सेक्शन 103. तो 92, 93, 94, 96, 97, 98 पावर देता है मजिस्ट्रेट को ऑर्डर या सम्मन करने की, कि वो सर्च करा सकता है, सीजर करा सकता है ना, वो सब चीज करा सकता है. दैट इज पीओ विल गो एंड सर्च, डू सीजर्स इनटू दैट सेक्शन. अगर वो ही चीज वो चाहे तो अपनी प्रेजेंस में भी करा सकता है. दैट इज पावर गिवन अंडर सेक्शन 103. तो 92 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का सम्मन इशू किया. ठीक है, वो नहीं आ रहा है डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियस है फिर सर्च करने लगेगा 93 में और सीजर करेगा. सर्च और सीजर के लिए वो चाहे तो पुलिस को भेज दे, चाहे तो खुद भी जा सकता है. We can go himself also. That is the power of section 103. याद रहेगा? Right. चलिए. Directly we'll move into section 106. Now this is a chapter number 8. Security for keeping the peace and good behavior. Very important chapter for us. Question will come from here right now because the present situation lies into these sections very much. ठीक है. Security for keeping peace and good behavior. This chapter is to be remembered. Chapter number was not important earlier, but right now the chapter number has become important. So you must remember. So they might ask you, security for keeping peace and good behavior is being dealt by which chapter? It is a chapter number 8. Right. कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट हमको याद रखना है. सेक्शन 106. 106 is about keeping peace on conviction. Simple. Keeping peace of conviction का मतलब क्या? वो ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में जाएगा. ये वो लोग हैं जिनको जो कन्विक्ट होके आ चुके हैं, ठीक है, वो अगर जेल से जब छूट रहे होते हैं तो उनसे एक सिक्योरिटी बन लिया था. दैट दे विल पीस, they will maintain peace. This will be taken by court of session or JM first class. The court of session or JM first class will take this. Right. This is taken for 3 years. So one bond will applicable for 3 years. So time is 3 years. And court जो लेगा, that is court of session or JM first class. और कुछ याद नहीं रखना है.
तो 106 याद रहेगा. 106 टॉक अबाउट टेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ फॉर मेंटेनिंग पीस अपॉन द कन्विक्शन. तो जो लोग जेल से छूट के आ रहे होते तो आप देखोगे कि वकील साहब उससे पहले उसका लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं या छुड़वाने वाला सम्मन भरवाते हैं. रिमेंबर, कोर्ट जाएंगे, वो कहेगा कि हाँ ठीक है छोड़ दे. नहीं, नॉट ऑन प्रोबेशन तो हो गई होगा. प्रोबेशन के अलावा जब तुम अगर प्रैक्टिस में जाते हो तो जिस दिन जब जेल खत्म होती है किसी आदमी को, या फिर बेल कराते हो किसी आदमी की, या कुछ भी कराते हो, तो पहले कोर्ट से सम्मन इशू होते हैं छोड़ने के, है ना. और जेलर उस सम्मन पे छोड़ता है नहीं छोड़ता, हाँ या ना. वहीं पे 106 का अगर किसी आदमी की सजा पूरी होती है और उसको रिहाई मिलनी है तो भी कोर्ट के थ्रू ही मिलती है. तो कोर्ट के थ्रू जब रिहाई मिलती है तो उस दिन कोर्ट उसको सम्मन इशू करके भेजती है. कहाँ? नोटिस ऑफ लिविंग इशू करती है जेलर को कि भैया छोड़ दीजिए. वहीं पे आप देखोगे सिक्योरिटी बॉन्ड लिए जाते हैं, है ना. सिक्योरिटी ली जाती है, रिमेंबर, 2 लोगों के साइन भी कराए जाते हैं, सब कुछ कराया जाता है. दैट इज ऑल 106 बेसिकली, राइट. कि आप 3 साल तक आप ये सब वापस नहीं करोगे. दैट्स व्हाई वी आर लिविंग. ठीक है. तो जिसके खिलाफ कन्विक्शन हुई होगी उसी के खिलाफ. तो दोज आर कन्विक्टेड. जो लोग कन्विक्टेड हो चुके हैं, सजा याफ्ता हो चुके हैं, सजा काट के आ चुके हैं, उन लोगों के लिए 106 का बॉन्ड साइन कराया जाता है. 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस in other cases. Basically, if there is suspicion that any person may affect the peace of area, तो कोई इंडिविजुअल इस नियर बाय एरिया का पीस को अफेक्ट कर सकता है. अगर इसका कुछ है तो उसके लिए उससे बॉन्ड लिया जाता है, बॉन्ड फॉर 1 year, एंड दिस इज बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है. तो अगर शहर में अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसा कुछ, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो जब इलेक्शन, आई डोंट नो यू पीपल हैव दैट नॉट, बट जब इलेक्शन होता है तो आपकी फैमिली से अगर कोई, अक्सर नॉर्मली तो आपकी फैमिली में कोई और सीनियर जिसका सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और वो कुछ भी बोलेगा तो लोग सुनेंगे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से 107 का बॉन्ड फिल कराया जाता है आपकी फैमिली मेंबर से. दिस इज द रीजन कि यू विल मेक श्योर कि पीस विल बी मेंटेन्ड. ठीक है. दिस इज वेरी नॉर्मल बॉन्ड. ये 1 साल रिएक्टिव रहता है. ठीक है. 108 कि बॉन्ड्स याद रखने बस ऐसे सेक्शन के साथ, और इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना. 108 इज अ बॉन्ड और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर. तो इट्स अ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन disseminating seditious substances. ठीक है. तो कोई इंडिविजुअल जो seditious substances भेज रहा है या फिर एनी अदर थिंग्स विच इज नॉट गुड इन नेचर वो भेज रहा है, तब इसमें बॉन्ड ले सकता है. सिक्योरिटी बॉन्ड विल बी टेकन. सिक्योरिटी will be taken by executive magistrate और for 1 year, right. तो 108 में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट रहता है उन लोगों से जो कोई भी दे आर मतलब ट्राई टू अबेट और ट्राई टू सेल सम सेडिशियस सब्जेक्ट्स और सेडिशियस सब्सटेंसेस. ठीक है. तो उनको ये इस बात का बॉन्ड लेता है कि विल नॉट डू दिस. दिस इज हाउ दे विल टेक सिक्योरिटी कि विल नॉट डूइंग दिस ऑल. आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे. 109 ठीक है. फ्रॉम सस्पेक्ट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्ट पर्सन. कौन लोग? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
and 1 year. This is being recently used. कोई बताएगा कहाँ पे यूज हुआ था? Very recently used. This section is very recently used. कहाँ यूज किया था? On 26 January, they promised कि वो violence नहीं create करेंगे जो किसान आंदोलन में कर रहे थे, तो they promised this. Exactly. This bond was taken by farmers. ठीक है. Is to moreover उससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट चीजें जो सबसे ज्यादा ह्यूमन क्राइम में आया था, तो बेसिकली जो फार्मर से लिया गया था वो 108 का बॉन्ड था. दिस वाज फार्मर बॉन्ड्स. ठीक है. ये जो लिया गया था ना, दिस वाज अर्नब गोस्वामी. तो अर्नब गोस्वामी के मैटर में यही मोड लिया था उसको. ही वाज सस्पेक्टेड फॉर अफेक्टिंग सो मेनी डाटास. ठीक है. तो ही विल मेंटेन दैट और वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा. उसका बॉन्ड लिया गया था उससे 109. राइट. one 10 security for good behavior by habitual. तो हैबिचुअल उसको गुड बिहेवियर रखने के लिए सिक्योरिटी ले सकते हैं. यू नो व्हाट इज हैबिचुअल ऑफेंडर. तो 10 नंबर ही जितने भी होते हैं, तो 110 को याद करने का तो सबसे बढ़िया तरीका है 10 नंबर ही. 10 नंबर इज बेसिकली लीगली वो लोग जो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं हमेशा. पीपल लाइक यू. ठीक है. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ये 3 इयर्स के लिए. तो 106 एक ऐसा बॉन्ड है जो कोर्ट ऑफ सेशन और जेएम लेगा, बाकी सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेंगे. एंड ओनली 106 एंड 1010 एक ऐसा बॉन्ड है जो 3 साल के लिए होता है, बाकी सब 1 साल के लिए होता है. यही याद रखना है हमको. यही याद रखना. प्रियांशु मैम क्लियर है? दिस इज क्लियर. दिव्या दिस इज क्लियर. Yes, sir. ठीक है. एक चीज समझिएगा. 106, 107, 108, 109, 1010 ये तीनों का जो बॉन्ड है, इसके लिए क्या होता है? पहले इंफॉर्मेशन आती है टू मजिस्ट्रेट. जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कुछ भी हो, पहले इंफॉर्मेशन आती है इसकी. इस इंफॉर्मेशन पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है. दिस कॉग्निजेंस इज नॉट द कॉग्निजेंस ऑफ 109 इंग्लिश वर्ड कॉग्निजेंस. ठीक है. इट इज द इंग्लिश वर्ड कॉग्निजेंस. वो इस पे कॉग्निजेंस लेता है. कॉग्निजेंस लेने के बाद ही सर्व द नोटिस टू पर्सन and ask why not to take bond from you. आपसे बॉन्ड क्यों ना लिया जाए, ये नोटिस सर्व किया जाता है. ये जो नोटिस है ना, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर नोटिस. पर्टिकुलर सम्मन नाम है इसका. पर्टिकुलर सम्मन और पर्टिकुलर नोटिस है ना. ये जो लिया जाता है ना, दिस इज अंडर सेक्शन 111. राइट. इसको 111 में ले जाते हैं. और इसके बाद सेक्शन 1111 में लिया जाता है. इसके बाद person will appear and if court satisfied, no bond. If not satisfied, bond. Simple. तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है उससे कि नहीं नहीं मुझे बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है, तो वो बॉन्ड लेगी. अदरवाइज इट विल बी द बॉन्ड. बट सपोज दिस पर्सन डज नॉट अपीयर, वो अपीयर ही नहीं होता है, तब क्या होगा? कोर्ट विल इशू
have power to issue summon और वारंट. बताइए कहाँ पे इशू होगा समन और वारंट, और बोथ टुगेदर कहाँ पे इशू होगा? ये इंपॉर्टेंट है बहुत. पहले नहीं पढ़ाता था मैं इसको कभी भी, बट दिस इज नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेक्शन 106, 107, 108, 109 में जो सिक्योरिटी बॉन्ड लेते हैं वो एज सच खुद ही नहीं ले लेते, उससे पहले नोटिस सर्व होता है. वो नोटिस 111 का है. 111 में उस इंडिविजुअल को बुलाया जाता है, एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है. अगर वो एक्सप्लेन कर पाता है तो यस बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो बॉन्ड लेना पड़ेगा. और अगर वो इंडिविजुअल 111 के नोटिस पे नहीं आता है, यानी कि पर्टिकुलर समन पे नहीं आता है, तो कोर्ट के पास पावर है कि अब वो उसको नॉर्मल समन्स इशू करे या वारंट इशू कर दे, या उसके बिहाफ पे समन के बिहाफ पे डायरेक्ट वारंट इशू कर दे, या फिर दोनों कर सकती है. इट कैन डू एनीथिंग. दिस विल बी डन अंडर सेक्शन 113 CRPC. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. वीडियो देखी थी अर्नब गोस्वामी की, पुलिस वाला उठा के लेके जा रहा था घर पे से, रिमेंबर? दिस वाज 113. ही वाज फॉलोइंग 113 बिकॉज ही वाज, अर्नब को बुलाया गया था 108 का बॉन्ड साइन कराने के लिए 111 में. ही वाज नॉट कमिंग देयर, तो 113 में उसको पुलिस लेके गई थी बिकॉज दे हैव दैट समन और वारंट. एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है. चलिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें. डायरेक्टली विल कम, एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली. इसके बाद इफ पर्सन डिफॉल्ट द सिक्योरिटी बॉन्ड, अगर वो सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है तब क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगा. कहाँ दिया हुआ है? अंडर सेक्शन 122 CRPC. ठीक है, 122 CRPC. ठीक है, और याद रखिएगा सेक्शन 122 आपको रीड. ठीक है, यह जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस सेक्शन. कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बट 122 को रीड करके देखना है एक बार. राइट, चलिए. जनरली याद रखिएगा, जनरली इसमें जो इम्प्रिजमेंट होती है वो सिंपल इम्प्रिजमेंट होती है. ठीक है, अमाउंट ऑफ इम्प्रिजमेंट कुछ नहीं है, सिंपल इम्प्रिजमेंट रहेगा. 1 ईयर के बॉन्ड में 1 ईयर, 2 ईयर के बॉन्ड में 2 ईयर, 3 ईयर के बॉन्ड में 3 ईयर. बट अगर बॉन्ड 1110 का है तो ये सिंपल नहीं है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है. ठीक है, ये 122 में दे रखा है, बट हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं जस्ट इन्फॉर्मिंग यू. चलिए, these are the important sections and we now directly move into जो मैंने सेक्शन छोड़ दिए हैं. नो नीड टू टच देम, डोंट वरी, इनको पढ़ना भी नहीं है. देयर इज नथिंग टू, उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे मैंने उसे फाइंड आउट करके बता दिया आपको. ठीक है, नॉर्मली पहले 106, 107, 108, 109 और मैक्सिमम 110 तक आता था. ये 111, 113 और 122 तो मैं पढ़ाता भी नहीं था पहले, बट नाउ इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ डे टू डे हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. राइट, now we come to maintenance. Very important, given under chapter 9. सेक्शन कितने हैं इसके अंदर, को बताएगा? 125 से लेके 125 से लेके कहाँ तक चलता है? प्लीज 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 प्लीज. 128. वेरी गुड. इट विल गो टू सेक्शन 128. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर हर. हमें पूरा समझना है इसको.
कुछ बेसिक चीजें समझना, बट बिफोर गेटिंग इनटू बेसिक्स एक सवाल है, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 आर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। पहला सवाल, तो ये जो 125 की इन्वेस्टिगेशंस हैं, सॉरी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स हैं, ये इन्वेस्टिगेशंस की कैटेगरी में आती है, इंक्वायरी की कैटेगरीज में आती है या ट्रायल की कैटेगरीज में आती है? इंक्वायरी। इंक्वायरी। इट इज अ केस ऑफ इंक्वायरी, याद रखिएगा। तो 125 प्रोसीडिंग्स आर नॉट ट्रायल, दे आर इंक्वायरीज। अगर ट्रायल होता तो जजमेंट्स आता है ना, इसमें इंक्वायरी में ऑर्डर्स आते हैं। तो बेसिकली हम देखा होगा 125, राइट। सेकंड, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स आर summary, trial, warrant trial, summon trial। तो किस तरीके के, तो याद रखिएगा दे आर नेचर ऑफ समरी ट्रायल, ठीक है, वो समरी ट्रायल नेचर की है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स आर क्रिमिनल और सिविल इन नेचर। इनका नेचर कैसा है, आर दे क्रिमिनल और दे आर इन सिविल नेचर? They are सिविल। civil, exactly. They are civil in nature, right? So they are civil in nature, exactly. तो वो सिविल नेचर की है। ये बेसिक्स है, बेसिक्स है। इस माइंडसेट के साथ इसको रीड करूंगा, रीड ज्यादा नहीं करूंगा, बस सिंपली समझाऊंगा इसको। क्वेश्चंस कहाँ फंसते हैं वो समझते हैं। पहला, who can claim maintenance अंडर सेक्शन 125? तो पहला सवाल हमारे पास आ सकता है पीटी में कि 125 में मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम करेगा। तो 125 में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, अनएबल टू मेंटेन itself। तो जो भी एप्लीकेंट होगा, जो क्लेमेंट होगा, उसकी प्राइमरी कंडीशन है कि इज अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, ठीक है। अब ये कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? सबसे पहले इट कैन बी फाइल्ड बाय वाइफ, सबसे पहले इट कैन बी फाइल्ड बाय वाइफ, ठीक है। वाइफ बेसिकली मींस, कुछ खास बातें याद रखना, वाइफ मींस लीगली मैरिड वाइफ। तो सेक्शन 125 का मतलब होता है लीगली मैरिड वाइफ। दैट मींस व्हाट, सेकंड वाइफ in Hindu cannot claim maintenance under section 125 CRPC। तो CRPC 125 में सेकंड वाइफ, यानी कि सेकंड वाइफ को मतलब पहली वाइफ जिंदा है तब को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशन, नो मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC, ठीक है। तो लीगली मैरिड वाइफ का मतलब ये होता है, ठीक है। बट वहीं पे एक क्वेश्चन रखता है, divorced wife not remarried। वाइफ डाइवोर्स हो चुकी है, उसको डाइवोर्स पिटीशन मिल चुकी है, बट शी इज नॉट रीमैरिड, विल शी क्लेम कंटेन? आंसर इज
eligible for maintenance अंडर सेक्शन 125 CRPC, वो एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए, राइट। वाइफ लिविंग separately but with mutual consent of husband। तो मेरी बीवी अलग रहती है मेरे से, बट मेरे और उसकी कंसेंट हो रखी है सेपरेट रहने की। नॉट एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC, ठीक है। वाइफ लिविंग separately, no mutual consent, entitled to maintenance under section 125, entitled to maintenance under section 125। These are the situations of a wife। तो wife एक और, wife living in adultery, wife is living in adultery, not entitled to maintenance under section 125। सेक्शन 125 की मेंटेनेंस के लिए वो entitled नहीं है if she is living in adultery। राइट, नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन कौन हो सकते हैं? अनेबल टू मेंटेन की सिचुएशन में सेकंड कंडीशन है वेयर द पर्सन इज फादर। सेकंड इंडिविजुअल जो है, जो अनेबल टू मेंटेन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है इज अ फादर। फादर मीन द रियल फादर ओनली। stepfather, illegitimate father, cannot claim। Father means real father। थर्ड इंडिविजुअल जो अनेबल मेंटेन की कैटेगरी के अंदर क्लेम कर सकता है दैट इज वाइफ, ओ सॉरी मदर, दैट इज मदर। मदर बेसिकली मीन्स real mother, she can claim। stepmother, if have no real child to maintain, उसका खुद का कोई रियल चाइल्ड नहीं है उसे मेंटेन करने के लिए, she can claim। illegitimate mother cannot claim। तो हु कैन क्लेम की पहली कैटेगरी जो हमने क्लियर की है कि वो लोग जो अनेबल टू मेंटेन है एप्लीकेंट्स, वो क्लेम कर सकते हैं, और वो तीन कैटेगरीज हैं, वाइफ, फादर एंड। सेकंड कैटेगरी क्या है? ठीक है, चलिए, मतलब वन कैटेगरी हमने कर लिया, टू कैटेगरी कर लिया हमने, थ्री कैटेगरी कर लिया, फर्दर कैटेगरी करते हैं। फोर्थ कैटेगरी, चाइल्ड। चाइल्ड कैन मेंटेन क्लेम, to maintain he can claim। child unable to maintain himself, वो क्लेम कर सकता है। चाइल्ड दो तरीके से क्लेम कर सकता है, माइनर, मेजर। चाइल्ड अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ,
ठीक है, चाइल्ड है, अनएबल टू मेंटेन है, वो क्लेम कर सकता है। माइनर है, सन हो या डॉटर हो। मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कैन क्लेम मेंटेनेंस। दूसरा मेजर, और इवन हाँ एक चीज और, वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, डजंट मैटर, दे ऑल कैन क्लेम। यहां पर भी मेजर है, सन हो या डॉटर हो। लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट। ठीक है, कैन क्लेम मेंटेनेंस। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है, मैरिड डॉटर will claim maintenance from her husband first। जो मैरिड डॉटर है वो अपने हस्बैंड से पहले क्लेम करेगी, और अगर हस्बैंड नहीं दे रहा तब उसको वो फादर से क्लेम करेगी। कितने लोगों को याद होगा, बहुत सिंपल है याद करना, मतलब मैं तो बड़ा सिंपल तरीके से याद कर लेता हूँ, सो कितना इजी है याद करना। सेक्शन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सेक्शन इसलिए नहीं पढ़ा। वाइफ है ना, क्लेम कर सकते, चलिए लिख लीजिए। तो कौन कौन क्लेम कर सकता है? वाइफ कर सकती है, फादर कर सकता है, मदर कर सकती है, डॉटर कर सकती है, सन कर सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अगर वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझिए। फ्रॉम होम दे कैन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन बनाया था ना हमने 125 का, पहला क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन 2, फ्रॉम होम, तो ऑब्वियस है इट कैन बी एनी पर्सन having sufficient mean neglects to maintain। तो जिसके पास सफिशिएंट मीन है वो नेग्लेक्ट कर देता है मेंटेन करने का। तो फॉर एग्जांपल अगर वाइफ की बात करें तो हस्बैंड क्लेम करेगा, सन की बात, फादर की बात करें तो फादर विल क्लेम फ्रॉम सन, मदर विल क्लेम फ्रॉम सन और डॉटर, ये भी सन और डॉटर, डोंट वरी, किसी से भी क्लेम कर सकते हैं। इधर सन और डॉटर विल क्लेम फ्रॉम फादर और मदर। ठीक है, तो जो आदमी क्लेम कर रहा है उसके अपोनेंट देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है वाइफ क्लेम कर रही है तो हस्बैंड से क्लेम करेगी, फादर क्लेम कर रहा है तो अपनी सन से क्लेम कर सकता है, अपनी डॉटर से क्लेम कर सकता है। तो जिसके पास मीन्स है और वो मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे क्लेम कर सकता है। मदर क्लेम सन से और डॉटर से, सन और डॉटर कैन क्लेम फादर और मदर से। ठीक है, who will hear application under section 125 for maintenance। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कौन सुनेगा?
JM first class. So it is always JM first class who will be hearing the maintenance. How much maintenance? कितनी मेंटेनेंस मिलेगी? एनी अमाउंट. ठीक है, कितने भी अमाउंट की हो सकती है. तो पहले ये 500 रुपये हुआ करती थी, बट इसको अमेंडमेंट कर दिया गया 2001 में. इट कैन बी एनी अमाउंट, राइट. Magistrate have power. Magistrate have power to award interim maintenance. ठीक है, given under section 125 proviso. ठीक है, तो एंट्री मेंटेनेंस यानी कि जब तक फाइनल मेंटेनेंस नहीं मिलती तो वो मंथली अलाउंसेस के बेसिस पर दे सकता है. ठीक है, जो ये एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है, application is to be decided within 60 days. ये क्वेश्चन है. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास पावर है एंट्री एप्लीकेशंस डिसाइड एंट्री मेंटेनेंस डिसाइड करने की, एंड उसके लिए यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, एंड मजिस्ट्रेट को उसको कितने दिन में पूरा करना होता है, हियरिंग डिस्पोज ऑफ करना होता है 60 डेज के अंदर, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम which date maintenance is payable. कौन से डेट से मेंटेनेंस पेएबल होती है? As decided by court. जब कोर्ट डिसाइड कर दे. From date of order, जिस दिन वो ऑर्डर करे उस दिन, और from date of application. तो it is the decision of the court. वो मेंटेनेंस अलाउ कर सकता है जिस दिन ऑर्डर किया उस दिन से फ्यूचर की डेट में, और इट कैन सेज कि मेंटेनेंस इज पेएबल फ्रॉम द डेट व्हेन द एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम वाज मेड बाय द पार्टी. ठीक है, once the order made, if maintenance not paid, क्या होगा? पनिशमेंट. ठीक है, पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट. पेमेंट के डिफॉल्ट में पनिशमेंट हो सकती है, राइट. Another important question is, can there be ex party? Can there be ex party maintenances? क्या ex party maintenance allow सकते हैं? Answer is yes. If defendant do not appear on summon. ठीक है, तो अगर वो सम्मन पे इशू नहीं होते, वारंट पे, सम्मन या वारंट जो भी इशू होते हैं, वो ही डज नॉट अपीयर, मजिस्ट्रेट हैव पावर टू गिव अ एक्स पार्टी मेंटेनेंस. क्वेश्चन नेक्स्ट कैन बी राइज, कैन एक्स पार्टी मेंटेनेंस बी सेट असाइड? क्या इनको सेट असाइड किया जा सकता है? आंसर इज यस. ठीक है, कैन बी. And this is all we have to do. This is all we have to do.
आप इसे चाहें तो 125 को एक बार रीड कर लीजिएगा, मोर ओवर कुछ और नहीं मिलेगा। ये जो पनिशमेंट है पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट की, ये कितना होगा, 1 मंथ होगा, और इसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, मतलब यू कैन मेक अ कंप्लेंट फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट 1 ईयर होता है। एक ही ये सवाल है बस आपको जो पढ़ना है, ठीक है। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 125 क्लॉज 3। और क्या इसको सेट असाइड किया जा सकता है, आंसर इज यस। कितने दिन के अंदर 3 मंथ्स के अंदर। तो ही कैन कम एंड अपीयर इन 3 मंथ्स और वो करा सकता है, ठीक है। तो अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो वो आएगा और 3 मंथ के अंदर अंदर आके उसको वो करा सकता है। क्या मेंटेनेंस जो दी गई कैन बी अल्टर्ड, मेंटेनेंस सो अवॉर्डेड can be altered, answer is yes under section 127। इसको अल्टर किया, अल्टर मतलब चेंज किया जाता है, तो बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है सर्कमस्टेंसेस के साथ। दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस। कितना को समझ में आया प्लीज, मेंटेनेंस, दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस, वेरी सिंपल। नहीं समझ में आया? तो दैट वाज मेड अंडर सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। चलिए, कितने लोगों को क्लियर हो गया? क्लियर है सर, Clear थैंक है? यू। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको पढ़ना है इसके बाद 144 एंड 145 यू विल बी रीडिंग इट, जस्ट रीड इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। टुमारो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 149, तो 149 से स्टार्ट करेंगे 160 तक, बल्कि 200 तक। आई जस्ट वांट टू रीड यू बिकॉज उसमें रीडिंग है, तो क्लोज करने से पहले आई वांट टू रीड 149 से लेके 153 ताकि हम 154 से फ्रेश स्टार्ट करें। नहीं, 149 में इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू स्टॉप द हैपनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने की ड्यूटी जो है ना वो उस पुलिस ऑफिसर के पास है, और उसके लिए उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट सेक्शन 149 सेज, ठीक। 150, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि सम कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, तो वो तुरंत के तुरंत उस इंफॉर्मेशन को अपने सीनियर को पहुंचाएगा, ठीक है। ही विल टेल द सीनियर कि ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन आया, प्लीज सी टू इट। और अगर उसको लगता है कि इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए मुझे किसी को अरेस्ट करना है, ही कैन डू दैट अरेस्ट तुरंत के तुरंत अंडर सेक्शन 151, ठीक है। तो पहला, अगर उसको लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, प्रिवेंट करेगा, उसको कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो सीनियर को इन्फॉर्म करेगा, प्लस उसको लगता है नीड टू अरेस्ट सम पर्सन फॉर दैट पर्पस, ही कैन डू अंडर सेक्शन 151। इट इज अ ड्यूटी, हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है उनको प्रिवेंट करके चले, ठीक है। तो अगर उनको लगता है कोई पब्लिक प्रॉपर्टीज को लॉस पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 152। नहीं, दे कैन टेक अंडर सेक्शन 152 एंड 153। जितने भी दुकानदार हैं उनके पास जो औजार होते हैं, देखा ना अभी औजार इन द सेंस जो वेट होते हैं, उनको कभी भी जाके पुलिस वाला इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, वो उसकी पावर है। 53 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो जाए और वो इस वेट और इंस्पेक्शंस को मेजर करे, ताकि ऐसा ना हो होता है ना, इफ इज नो सब्जी वाले का वाट दिखता है 250 ग्राम का, बट अगर उससे वेट करेंगे तो निकलेगा 200 ग्राम, 50 ग्राम का पंगा। नायक में दिखाया था। एग्जैक्टली, नायक मूवी में दिखाया था। अगर नायक मूवी नहीं भी देखनी है तो अपने आप घर पे जब किसी भी बड़ी शॉप पे चले जाओ, 2 किलो का वाटर उसका वेट उठाना और उसको किसी रियल वेटिंग मशीन पे करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, गायब नीचे से। तो दिस इज 153। तो 153 तक हमने कर लिया आज कंप्लीट। टुमारो वी विल कंप्लीटिंग 154 से लेके 200 समथिंग। कल की क्लास का जो टाइमिंग रहेगा